जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारे पास सीखने की विधियां, बी ऑप्शन सीखने में स्थानांतरण, सी ऑप्शन सीखने में पठार और डी ऑप्शन सीखने में रुचि। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग सीखने या अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा, सीखने में स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण। अच्छा, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ देखें तो किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी गई बातें दूसरे विषय अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही हो, तो सीखी जा रही बातों का अध्ययन में सहायता अथवा घातक होती हैं, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है तो हिंदी भाषा का ज्ञान अगर संस्कृत भाषा सीखने में सहायक होता है, तो इसका ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा कि सीखने में स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन से हमारे पास स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा और डी चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। ऑप्शन से हमारा बी सही हो जाएगा, सीखना। यदि व्यापक अर्थों में अधिगम अथवा सीखना शब्द का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार के अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण में आने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन एवं परिवर्तनों से लिया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा, सीखना। अगला प्रश्न की सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन स्तंभाकृत, बी आवृत्ति बहुभुज, सी संचयी आवृत्ति, सी रेखा चित्र। तो सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है स्तंभकृत कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, स्तंभकृत। आगे बढ़ते हैं कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिगम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन से पहला बाल्यावस्था में, बी शैशवावस्था में, सी किशोरावस्था में और डी प्रौढ़ावस्था में। तो विकास की बाल्यावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। आगे प्रश्न है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पे आधारित होता है। ऑप्शन से मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, बी ऑप्शन नैतिकता पर आधारित होता है, सी ऑप्शन वास्तविकता पर आधारित होता है और डी ध्यान पर आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। शैशवावस्था में व्यवहार का आधार प्राय शिशु की मूल प्रवृत्तियों से होता है। ऑप्शन से ए सही होगा, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। आगे की अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन से पहला कुत्ते पर किया था, बनमानुष पर, सी बिल्ली पर और डी चूहों पर। तो अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसे हम बनमानुष कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सूझ शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किए गए प्रयोगों के दौरान उनके द्वारा सीखे गए व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बनमानुष पर। आगे बढ़ते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च ऑप्शन से सृजनशीलता हो, बी अध्ययन हो, सी विश्लेषण करने और डी अच्छे अंक प्राप्त करने। तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक सृजनशीलता में भी उच्च हो। सृजनशीलता का बुद्धि में गहरा संबंध होता है। ऑप्शन यहाँ हमारा ए सही हो जाएगा, सृजनशीलता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ए है अवधि, बी नवीनता, सी रुचि और डी आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को हम रुचि कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, रुचि। रुचि मनोवृत्ति के अनुसार किसी वस्तु पर अवधान केंद्रित करता है। जिस वस्तु में व्यक्ति को रुचि नहीं होती, अवधान केंद्रित नहीं हो पाता है। तो अवधान दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, रुचि। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस अवधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन से प्रत्याहान विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि और डी पुनः सीखना विधि। तो तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है।
ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, तार्किक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे की प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन सी साइमंड के द्वारा, बी होल्टजमैन के द्वारा, सी मरे के द्वारा और डी बैलक के द्वारा। तो प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण टीएटी मॉर्गन और मैरन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा मरे और मॉर्गन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन से पहला विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा और डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा पर है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं रखता है? ए ऑप्शन से हमें निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत और डी व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं रखता है, जबकि अन्य तीनों रखते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। आगे की कक्षा कक्ष में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित होता है? पहला नियम है कि प्रभाव का नियम, दूसरा ऑप्शन है सदृशता का नियम, सी तत्परता का नियम और डी साहचर्य का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने का प्रभाव के नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। आगे की संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? ऑप्शन से ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण और डी पृथक्करण। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्नात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन से पहला टॉलमैन, बी बंडूरा, सी थार्नडाइक और डी कॉलर। परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय वेंडूरा एवं वाल्टमैन द्वारा किया गया था। बंडूरा एवं वाल्टमैन के अनुसार व्यक्ति अवलोकन एवं अनुकरण के आधार पर जटिल व्यवहारों के निष्पादनों में अर्जित कर लेता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा, बंडूरा। आगे की अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया है। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया है। ऑप्शन से हमारे पास पहला पावलाव, बी स्किनर, सी वाटसन और डी थार्नडाइक। तो अधिगम में थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। थार्नडाइक ने सीखने के लिए मुख्य 3 नियम दिए थे। पहला अभ्यास का नियम था, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, थार्नडाइक। आगे के अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। पहला ऑप्शन से रुचि, लक्ष्य और अभिवृद्धि, बी ऑप्शन उद्दीपक, वस्तु और प्रविधि, सी ऑप्शन प्रकाश, ध्वनि, गंध और डी ऑप्शन पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो है वे हैं रुचि, लक्ष्य और अभिवृद्धि। तो ऑप्शन इसका ये सही होगा, रुचि, लक्ष्य और अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी ऑप्शन केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और सी ऑप्शन केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो गर्भावस्था से किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी। आगे की वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन से कि डाउन सिंड्रोम, बी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम और डी विल्सन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम अवस्था माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है। जब बच्चों की कोशिकाओं का विकास होता है तब प्रत्येक कोशिका 30 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र प्राप्त करती है। बच्चे के शरीर में आधा गुणसूत्र माँ से, आधा गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम की स्थिति में क्या होता है कि एक गुणसूत्र ठीक से अलग नहीं हो पाता और बच्चे के शरीर में 2 के बजाय 3 या एक अतिरिक्त आंशिक गुणसूत्र 21 की प्रतिक्रिया हो जाती है। तो एक आनुवंशिक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाए कि डाउन सिंड्रोम होता है।
आगे बढ़ते हैं कि कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन से पहला पूर्व परंपरागत अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रथम स्तर पूर्व पारंपरिक अवस्था में बालक के नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों अर्थात बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ऑप्शन से पहला अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, बी ऑप्शन ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और सी ऑप्शन ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु और डी ऑप्शन अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो सही अनुक्रम में है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टिक्स, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन क्रेचमर के द्वारा, बी युंग के द्वारा, सी सेल्डन के द्वारा और डी स्पेंसर के द्वारा। तो युंग के द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्ति को 3 भागों में बांटा गया था, अंतर्मुखी बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, युंग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। ऑप्शन से पहला कि निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अंतर्दृष्टि विधि और डी वैदर्शन विधि। तो उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण आगमन विधि के सोपान है, ऑप्शन बी सही होगा, आगमन विधि। आगे की फ्रायड के अनुसार मूल्यों का आंतरिकरण में क्या होता है। ऑप्शन से इदम, बी ऑप्शन अहम, सी ऑप्शन परा अहम और डी ऑप्शन परिस्थितियों। तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों के आंतरिकरण में परा अहम में होता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम तथा परा अहम नाम के 3 घटकों को भी अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में महत्व दिया है। इदम जन्मजात प्रकृति का होता है। इसके मुख्य रूप से व्यक्ति के मूल वासनाओं प्रवृत्तियों तथा इदम इच्छाएं आती हैं। इदम पूर्णतया अचेतन से कार्य करता है। इदम के विपरीत अहम जो होता है वो वास्तविकता से संबंध रखता है और परा अहम जो होता है सामाजिक मान्यताओं संस्कारों और आदर्शों से संबंध होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा, परा अहम। आगे की व्यवहारवादी डाडट ने कहा है कि मुझे नौजवान शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहूं वो बना सकता हूं। ऑप्शन से ए फ्रीडमैन ने कहा था, बी न्यूमैन ने कहा था और डी वाटसन ने कहा था और डी ऑप्शन से होल्जिंगर ने कहा था। तो व्यवहारवादी वाटसन ने कहा था कि मुझे नौजवान शिशु दे दो, उसे डॉक्टर वकील चोर जो चाहो मैं बना सकता हूं। तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाए, वाटसन। अगला प्रश्न कि ध्यान आकर्षित होने के डट की भूमिका प्रमुख भूमिका क्या होती है। ऑप्शन से पहला उद्दीपन की तीव्रता, बी ऑप्शन उद्दीपन की उपादेयता, सी ऑप्शन उद्दीपन की विश्वसनीयता और डी ऑप्शन उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान आकर्षित होने के उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, उद्दीपन की तीव्रता। आगे बढ़ते हैं कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन से पहला शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदृष्टि और डी प्रेरणा। तो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को हम प्रेरणा कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, प्रेरणा। आगे बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार ऑप्शन से ग्रहण किए गए सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी है कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने का असफलता। सी ऑप्शन है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव की स्मृति में अलग कर दिया जाता है और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड के अनुसार विस्मृति की प्रक्रिया द्वारा हम अपने दुख
देने वाले अनुभवों को विस्मृत से निकाल देते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा कि विस्मरण की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुख अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन से ए वाटसन के द्वारा, बी कुफ्फा के द्वारा, सी कोहलर के द्वारा और डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन होगा SOR सिद्धांत का प्रतिपादन वुडवर्थ ने उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में परिवर्तन करते हुए प्राणी की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाते हुए SOR संबंधों का महत्वपूर्ण बताया था। तो ऑप्शन इसका आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी कहलाता है। ऑप्शन से पहला नामित मापनी, बी ऑप्शन है क्रम सूचक मापनी, सी ऑप्शन से अंतराल मापनी और डी ऑप्शन है अनुपात मापनी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुपात मापनी। इस प्रकार के मापन के अंतरित मापन के सभी गुण के साथ साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित रहती है। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुपात मापनी।